जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में और जो तराइन की लड़ाई हुई थी उसके बारे में। फिर देखेंगे किस तरीके से भारत के अंदर इस्लामी हुकूमत की नींव पड़ी। अगर इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, आपको वहां पे मोहम्मद गोरी के समय से पहले की सारी वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस वे में नजर आएंगी। अगर सीक्वेंस वे में आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी और याद करने में आपको आसानी भी होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, अगर आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, इससे पहली क्लास में हमने मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ा था, उनके 17 आक्रमणों के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से उन्होंने भारत को ध्वंस कर दिया था। मतलब काफी सारी लूटपाट उसने मचाई थी और काफी सारा धन लूट कर वो गजनी ले गया था। तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन उनके बाद के जो शासक हुए वहां पर वो ज्यादा योग्य नहीं हो पाए और धीरे धीरे करके उस गजनी वंश का अंत हो गया। तो आगे चल के क्या हुआ, हम इस मैप की सहायता से थोड़ा समझेंगे। जहां पे गजनी होता था वहीं पर एक व्यक्ति होते थे जिनका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये नाम ध्यान रखना, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इन्होंने 1163 ईस्वी में एक नए वंश की वहां पे स्थापना की जिसका नाम था गौर वंश। गौर वंश की इन्होंने स्थापना की थी उसी स्थान पे 1163 ईस्वी में। और फिर क्या हुआ आगे, 1173 ईस्वी में इन्होंने गिज के तुर्कों को गजनी से भगा दिया। जो बचे कुचे कुछ तुर्क थे उनको इन्होंने भगा दिया वहां से और अपने भाई सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को गद्दी पर बैठाया। क्या नाम था? सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और इन्हीं का नाम दोस्तों मोहम्मद गोरी था। एक और नाम था इनका मोइजुद्दीन, दूसरा मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोहम्मद गोरी का एक और नाम क्या था? यह था सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और इनके भाई का क्या नाम था जो हमने ऊपर पढ़ा? ये था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, तो इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। गौर एक नए क्षेत्र को वहां पे बसाया था गजनी के पास ही। और ये किस वंश से थे? ये संसवानी वंश से थे। संसवानी, ठीक है। जैसे वो हमने पढ़ा था मोहम्मद गजनवी के बारे में, वो यामिनी वंश से था, ये संसवानी वंश से थे। आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा मैप को देख लेते हैं दोस्तों। ये जो मोहम्मद गोरी थे, इनका मेन जो यहाँ पे आने का उद्देश्य था वो धन की प्राप्ति नहीं बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। अपने साम्राज्य का ये विस्तार करना चाहते थे और सबसे पहला आक्रमण इन्होंने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे देखिए, इस मैप में देखिए, पाकिस्तान के एरिया में जो मुल्तान पड़ता है यहाँ पे इन्होंने अपना पहला आक्रमण किया और उसको मतलब जो वहां पे शासक था उसको वहां पे हरा दिया। अगली दूसरी बार इन्होंने जब भारत पे आक्रमण किया 1178 ईस्वी में, उस टाइम पे जो गुजरात के शासक थे वो भीम द्वितीय थे और वहां पे राष्ट्रकूट वंश का शासन चल रहा था गुजरात के अंदर। 1178 में इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। इस बार मोहम्मद गोरी ने गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय, या जिसको मूलराज द्वितीय बोलते हैं, इससे युद्ध किया। किंतु भीमदेव द्वितीय ने अपनी विधवा मां जिनका नाम था नायिका देवी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके साथ मिलकर भीमदेव द्वितीय ने मतलब मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये थी उनकी विधवा मां नायिका देवी। इनके नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी को परास्त कर दिया। यहाँ पे ये गुजरात वाले एरिया में राष्ट्रकूट एक शासक थे भीम द्वितीय, जिन्होंने अपनी विधवा मां नायिका देवी के साथ मिलकर के मोहम्मद गोरी को हराया था। और ये गोरी की पहली हार थी भारत के अंदर। इससे पहले इन्होंने 1176 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके इसे भी जीत लिया था। तो हमने 3 आक्रमण इनके देख लिए। 1175 में पहला जो मुल्तान पर किया था, 1176 में सिंध पर, और उसके बाद 1178 में इनकी हार हो गई थी। भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने इनको हरा दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, सन 1179 में इन्होंने पेशावर को जीता, 1181 में लाहौर और 1189 में भटिंडा को। तीनों क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था 1179, 81 और 89 में। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में किस किस के बीच हुआ था? ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। एक बार फिर से मैप देख लेते हैं थोड़ा सा।
पृथ्वीराज चौहान दोस्तों, यहाँ पे चौहान वंश का शासन होता था। राजस्थान का एरिया, अजमेर वाले एरिया में चौहान वंश था एक। ठीक है, वहां पे पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय थे जिनके साथ ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी को इन्होंने परास्त कर दिया था। मोहम्मद गोरी वहां से भाग निकला था। लेकिन अगले ही साल दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध वहीं पे। क्योंकि अब देखिए, पहले इन्होंने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। अब ये तो तैयारी नहीं कर रहे थे, इन्होंने ये सोचा था कि वो वापस आएगा ही नहीं। लेकिन जो मोहम्मद गोरी था, वो पूरी तैयारी के साथ दूसरी बार आया अपने दो महान सेनापतियों को लेकर के। मतलब काफी शक्तिशाली वो सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक थे बख्तियार खिलजी। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में दोबारा वो भारत आया बिल्कुल तैयारी के साथ, और उन्होंने दोबारा आक्रमण कर दिया। और इस बार जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी सेना तैयार नहीं थी, तो इन्हें आसपास के क्षेत्रों से हेल्प मांगी। ना तो इनकी हेल्प राष्ट्रकूटों ने की, और जो कन्नौज के ऊपर जयचंद का शासन था उस टाइम पे, कन्नौज वाले एरिया के ऊपर, इनके आपसी मतभेद थे। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो इनकी बेटी जो थी जयचंद की, संयोगिता नाम था उनका, उनको मतलब जबरदस्ती इनके ऊपर आक्रमण करके उससे उनने शादी कर ली थी। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयंवर में वो जीत के लेके आए थे। लेकिन जो इनके पिता थे जयचंद, वो इस शादी से नाराज थे, इसलिए इनके बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। तो इनकी हेल्प इन दोनों ने, किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की, और दूसरे युद्ध में ये हार गए। मोहम्मद गोरी से ये हार गए दूसरे युद्ध में। और यहाँ पे दो कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। चंद्र बरदाई, आपने नाम सुना होगा, चंद्र बरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। इसी के अंदर इन्होंने कहानी लिखी हुई है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी, इनकी आंख वगैरह फोड़ दी थी, जिनको शब्द भेदी बाण चलाने आते थे, और वहीं पे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन दूसरी कहानी इतिहासकार बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी आगे चलकर। चलिए, कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। दूसरे युद्ध में ये हार गए थे मोहम्मद गोरी। और इसके बाद हम देखते हैं चंदावर के युद्ध को। हमने तराइन के दोनों युद्ध पढ़े, पहला 1191 में, दूसरा अगले ही साल हुआ था 1192 में। पहले में गोरी की पराजय हुई थी, और दूसरे में हमारे पृथ्वीराज चौहान वहां पे हार गए थे। आगे हुआ चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके साथ हुआ था? ये राजा जयचंद के साथ हुआ था। ये वही जयचंद है जिसने पहले दूसरे युद्ध में, मतलब मोहम्मद गोरी के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। ये वही जयचंद है। कन्नौज के पास हमने बात किया था ना कि कन्नौज के ऊपर ये शासन करते थे राजा जयचंद। तो इनके बीच युद्ध हुआ चंदावर का। ये हुआ था 1194 ईस्वी में, और इसमें इन्होंने राजा जयचंद को पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद गजनवी आए थे, वो सिर्फ धन लूट कर चले गए थे। कोई ऐसे मतलब साम्राज्य की स्थापना करना उनका मेन मोटिव नहीं था। और भारत में इस्लामी हुकूमत की नींव रखने वाले शासक, पहले शासक भी इनको ही माना जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी इस्लामी हुकूमत भारत के अंदर नहीं थी। लेकिन इनके आने के बाद, क्योंकि इनका मेन मोटिव ही यही था, ये धन लूटना नहीं चाहते थे। इनका मेन मकसद था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, एक मुस्लिम मतलब पूरे के पूरी वहां पे हुकूमत करना, मतलब इंडिया के अंदर इस्लामी हुकूमत को लेके आना। इनका मेन मोटिव यही था। तो क्या हुआ, जब इन्होंने ये चंदावर के युद्ध को जीता, तब इन्होंने एक सिक्के जारी किए, जिनकी एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि चंदावर के युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किन्होंने जारी किए थे? तो ये मोहम्मद गोरी ने जारी किए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इनके कुछ गुलाम थे जो हमने डिस्कस किया, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, जो दो इनके सेनापति भी थे, जिनके साथ ये तराइन के दूसरे युद्ध में भारत में आए थे, इनको लेकर के पूरी तैयारी के साथ। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो काफी सारे गुलाम थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दो ही है यहाँ पे। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक। चंदावर के युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गोरी भारत में जीते गए क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके गजनी वापस चला गया। क्या किया इन्होंने? जितने भी एरिया वहां पे जीते थे, वहां पे किसको नियुक्त किया प्रतिनिधि? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी इनके हवाले छोड़ के वो वापस गजनी चला गया। एक टाइप से इनको राजा बना के वहां पे चला गया कि आप यहाँ पे देखभाल करोगे सारे सिस्टम की। दूसरे थे इनके बख्तियार खिलजी। इसने बिहार तथा बंगाल को जीत लिया। इस बात की भनक मतलब इनको थी ही नहीं, ऐबक और गोरी ने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था कि बंगाल और बिहार को ये अकेला ही जीत के लेके आ जाएगा, छोटा सा गुलाम।
लेकिन इन्होंने कर दिखाया ये, और साथ के साथ इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थे उनको तहस नहस कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया था, तो ये बख्तियार खिलजी ही थे। आगे मोहम्मद गोरी जो थे वो खोखरों को दबाने के लिए, खोखर इनको बड़े परेशान करते थे, इनको दबाने के लिए वापस आता है 1205 ईस्वी में। लेकिन जब ये वहां यहां से वापस गजनी जाता है तो उस टाइम सिंधु नदी के किनारे दैमक नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है इन्हीं खोखरों के द्वारा। 1206 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी का चैप्टर खत्म। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा आज की इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने पढ़ा गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बारे में, जिन्होंने 1163 ईस्वी में गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। ये संसवानी वंश से थे। संसवानी से 1173 ईस्वी में इन्होंने जो बचे कुचे गिज के तुर्क थे उनको गजनी से भगा दिया और अपने भाई सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को गद्दी पर बैठाया। इन्हीं का नाम मोहम्मद गोरी था। तो मोहम्मद गोरी का मेन उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसी उद्देश्य से भारत पर उन्होंने आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर। उसके बाद 1176 में इन्होंने सिंध पर आक्रमण करके इसे जीत लिया। आगे बात आई 1178। इस टाइम पे गुजरात में राष्ट्रकूट शासक भीमदेव द्वितीय का राज था। वो अपनी विधवा मां नायिका देवी के साथ वहां पे राज कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया। भारत में ये उनकी पहली हार थी मोहम्मद गोरी की 1178 ईस्वी में। आगे चल के 1179 में इन्होंने पेशावर, 81 में लाहौर, 89 में भटिंडा को जीत लिया था। आगे सबसे इंपोर्टेंट तराइन के दो युद्ध हुए थे। पहला 1191 में जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। दूसरा 1192 में, एक साल बाद ही इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। आगे 2 साल बाद चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने राजा जयचंद को हराया। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गोरी को तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस्लामी हुकूमत को भारत के अंदर लेकर आने वाला प्रथम शासक इनको माना गया। ये युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने सिक्के चलाए थे। 1194 का जो युद्ध था चंदावर का, जिसमें सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी, दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा होता था। उसके बाद हमने 2 गुलाम इनके पढ़े जो सेनापति भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जीते गए काफी सारे एरिया ये इनको सौंप कर चला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र को जीत लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय था जो, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसको तहस नहस करने में सबसे बड़ा हाथ बख्तियार खिलजी का ही था। और हाँ, बंगाल के शासक, हमने इसकी बात की थी जब हम सेन वंश पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण सेन का युद्ध हुआ था बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था ये युद्ध छोड़कर भाग गया था बिना युद्ध किए ही। आगे 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के जो लोग थे इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी जब ये यहाँ से वापस गजनी जा रहे थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट के अंदर बताइए आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और हाँ, इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।